फिल्म शुरू होती है मार्कस नाम के एक लड़के से जिसे पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रही थी और हम उसके चेहरे पर काफी उदासी देखते। वहीं उसकी मॉम और बहन भी खड़ी हुई थी जो उसके जाने से बहुत दुखी। यहाँ मार्कस की बहन अपनी कहानी बताने लगती है कि हमारी फैमिली कई सालों से अमेरिका के एक शहर सेलम में रह रही है और इस शहर सेलम की तारीख बहुत ज्यादा खौफनाक और डरावनी है क्योंकि 17वीं सदी में यहाँ विच ट्रायल बहुत ज्यादा किया जाता था, यानी औरतों को चुड़ैले समझकर मार दिया जाता। इनमें बहुत सारी आम बेगुनाह औरतें भी थी जिन बेचारियों को भी विजेस समझकर मार दिया गया। अब मार्कस की बहन जिसका नाम बिली था बताती है कि मैं अपने घर में अपनी मॉम और दो भाइयों के साथ रहती हूँ। एक तो मार्कस है जिसे पुलिस ले गई है और एक छोटा था। हमारे साथ अंकल भी रहते हैं जो एक आलसी इंसान थे। और अब यहाँ से कहानी पास्ट माजी में चली जाती है जहाँ हम बिली के दोनों भाइयों को देखते हैं। वो जब साइकिल से घर जा रहे थे तो उनके छोटे भाई को जंगल से कुछ आवाज आती है जिसका पीछा करते हुए वो जंगल में बने एक खंडर जैसे घर में जा पहुंचता है। चेक करने पर उसे वहाँ एक चाकू और एक डायरी मिलती है। तभी यहाँ उसका बड़ा भाई मार्कस भी आ गया। ये दोनों चीजें देखकर वो जल्दी से अपने भाई के हाथ से उन्हें छीन लेता है। मार्कस ये देखकर समझ गया कि जरूर ये घर किसी पागल इंसान का होगा, जब तो ये चीजें उसने यहाँ रखी हुई हैं। इसीलिए वो अपने भाई को फौरन यहाँ से निकलने को कहता है और दोनों भाई घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में दो लड़की इनकी बहन बिली के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगी जो सुन मार्कस ने तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन छोटा भाई उनसे झगड़ने लगता है। पर जब वो ज्यादा गलत बातें बिली के बारे में बोलने लगे तो इस बार मार्कस को भी गुस्सा आ गया। वो भी उनसे लड़ने लगता है जो देखकर उसका छोटा भाई खुश हो गया कि मेरी तरह ये भी बहन से प्यार करता है। ये जब घर पहुंचे तो मार्कस के छोटे भाई को एक बार फिर वो आवाज सुनाई देती है। उसने जब अपना बैग चेक किया तो वही चाकू उसके बैग में पड़ा हुआ था जो उसे खंडर से मिला था। बच्चा काफी हैरान रह गया, सोचता है आखिर ये चाकू मेरे बैग में कैसे आ गया जबकि हम तो इसे छोड़ के आए थे। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर अंकल पूछते हैं कि तुम्हारी बैग में क्या है, लेकिन बच्चा इनकार करते हुए कहता है कि बैग में कुछ भी नहीं है। घर में बिली जब अपनी मॉम के साथ थी तो वो उनसे बहस करती है कि मुझे अपने दोस्त के साथ पार्टी में जाना है, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें अपने भाइयों का ख्याल रखना है। दरअसल उसकी मॉम काम पर जाया करती थी और बिली उनकी बड़ी बेटी, लेकिन वो मॉम से बार बार जिद करती है कि मुझे हर हाल में जाना है। तभी घर में मार्कस और उसका छोटा भाई भी आ जाते हैं जहाँ बिली और मार्कस की आपस में बहस हो जाती है। उनकी मॉम बिली को डांटते हुए कहती है कि खबरदार अगर तुम घर से बाहर निकली तो। इतना बोलकर वो काम पर चली गई। बिली के भाई को एक बार फिर वही आवाज आती है। हैरत वाली बात कि वो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही। तो परेशान होकर वो अपने कमरे में चला जाता है और उस जंग लगे चाकू को साफ करने लगता है। देखने से लग रहा था जैसे पता नहीं कितने साल पुराना है। चाकू पर लिखा था कि मैं गेम खेलूंगा और जैसे ही बिली के भाई ने चाकू को हाथ लगाया उसे माजी की अजीब डरावनी चीजें नजर आने लगती हैं। हर तरफ औरतों की लाशें और खून। ऐसा लग रहा था जैसे वो 17वीं सदी में पहुंच गया हो। फिर वो औरतें भी उसे साफ नजर आने लगी और उन्हें विच समझकर किस किस तरह मारा गया था वो सब वो देख पा रहा था। तभी उसके दरवाजे पर कोई आ गया, इसलिए मार्कस का भाई चाकू की दूसरी साइड पर लिखी गई लाइंस नहीं पढ़ पाता। इस चाकू को देखने से साफ लग रहा था जैसे ये किसी तरह का कर्स यानी श्राप है। लेकिन अब धीरे धीरे मार्कस का भाई इस आवाज के कब्जे में आ रहा था। उसका बर्ताव भी अजीब हो रहा था और आवाज उसे जो जो कह रही थी वो वैसा ही कर रहा था। तभी कमरे में मार्कस आ गया जो अपने भाई को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मूवी देखना चाहता हूँ। वो अपने भाई को लेकर बाहर आ गया जहाँ ये तीनों बहन भाई और बिली की दोस्त मूवी देखने लगते। लेकिन यहाँ भी उनके भाई का बर्ताव अजीब हो रहा था। उसकी हालत देखने से साफ लग रहा था जैसे वो किसी के कंट्रोल में होता जा रहा है। उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी जिसकी बात मानकर वो अजीब हरकतें कर रहा था। जहाँ उसकी ऐसी हालत पर मार्कस को शक होने लगता है। इतनी ही देर में यहाँ बिली का वो दोस्त भी आ गया जिसके साथ वो पार्टी में जाना चाहती थी और उनके अंकल भी। यहाँ मार्कस और बिली की पार्टी को लेकर एक बार फिर बहस हो जाती है। उसकी अंकल बिली को कहते हैं कि तुम्हारी मॉम का ये हुक्म था कि तुम घर से ना निकलो, पर क्योंकि उसका दोस्त उसे लेने आ गया था तो अब उसका भी दिल कर रहा था जाने का। इसी बीच हम देखते हैं कि मार्कस के भाई को जो आवाज सुनाई दे रही थी वो दरअसल एक आत्मा थी जो पूरी तरह उस पर हावी हो गई थी और वो आत्मा किसी तरह उन सबको वहीं रोकना चाहती थी ताकि वो सभी उसके साथ एक गेम खेलें, यानी जैसा उस चाकू पर लिखा था।
कि मैं गेम खेलूंगा, मगर इनमें से किसी को भी उस गेम के बारे में नहीं पता था। तब मार्कस का भाई कहता है कि तुम सबको वो गेम खेलने के लिए घर के अंदर ही रुकना पड़ेगा। अब मार्कस अपने भाई की बातें और उसका बदलता हुआ बर्ताव देखकर काफी चौंक गया। वो फिर अपने भाई को कहता है कि मैं और बिली अपने दोस्तों के साथ सिर्फ 2 घंटे के लिए ही पार्टी में जा रही है, तब तक तुम अंकल के साथ गेम खेलकर एंजॉय करो। मार्कस की ये बात सुनकर उसका भाई गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहने लगा, ठीक है, अगर तुम पार्टी में जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन उससे पहले तो मेरे साथ लाजमी गेम खेलनी पड़ेगी। अब अंकल भी कह देते हैं कि मुझे भी ये गेम वेम नहीं खेलनी और मैं जा रहा हूँ। लेकिन मार्कस का भाई गुस्से से अंकल को वहीं बैठने को कहकर गेम का हिस्सा बना लेता है। उसे गुस्से में देखकर बाकी सब भी वहीं बैठ जाते हैं, जिन्हें वो गेम की असूल बताता है। फिर वो सबको अपने साथ ये दोहराने को कहता है कि आई विल प्ले एंड आई विल नॉट क्विट, यानी मैं गेम खेलूंगा और इसे नहीं छोड़ूंगा। जब सबने ये बोला तो मार्कस का भाई अपने बैग से वही चाकू निकालता है। उसके हाथ में चाकू देकर मार्कस फौरन वो चाकू छीन लेता है, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही। इसके कुछ देर बाद बिली मार्कस को कहती है कि मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ पार्टी में जाना तो चाहती हूँ, लेकिन इस छोटे भाई को ऐसी हालत में कैसे छोड़ूं? कुछ घंटों की बात है, लेकिन मुझे इसकी टेंशन लगी रहेगी। इस पर मार्कस कहता है कि तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं हूँ ना यहाँ, इसका ध्यान मैं रख लूंगा। इसलिए बिली अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाती, लेकिन उनके भाई के अंदर की आत्मा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो चिल्लाकर मार्कस को कहती है कि इस चाकू पर जो लफ्ज लिखे हुए हैं उसे तुम दोहराओ। और जैसे ही मार्कस उन लफ्जों को पढ़ता है, उसे भी अपने भाई की ही तरह अजीब डरावनी चीजें नजर आने लगती हैं, जिससे वो इतना ज्यादा घबरा गया कि वहीं बेहोश हो जाता है। होश आने पर मार्कस का छोटा भाई उसके पास आया, जो अब नॉर्मल लग रहा था। वो कहता है कि तुम बेहोश हो गए थे और मैंने अंकल की मदद से तुम्हें बिस्तर पर लेटाया। कुछ देर बाद जब छोटा भाई अपने कमरे में सो रहा था, तो तभी वहाँ मार्कस आता है। वो चुपके से उस चाकू को उठाकर वहाँ से जाने लगा। इस आहट से छोटी भाई की आंख खुल गई। वो मार्कस का पीछा करने लगता है ताकि वो देख सके कि आखिर मार्कस क्या करने वाला है। मार्कस ने खुद को एक बाथरूम में बंद कर लिया था और जब वो शीशे के सामने खड़ा हुआ था तो उसे एक लड़के की आत्मा दिखाई देती है, जिसकी माथे पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। उसे देखकर मार्कस भी चाकू से अपने माथे पर वैसा ही क्रॉस का निशान बना लेता है, यानी कि जिस आत्मा ने पहले उस छोटे भाई को पोजेस्ट किया हुआ था अपने कंट्रोल में, उसने अब मार्कस को भी अपने वश में कर लिया था। उसके भाई को मार्कस की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे दरवाजा खोलने का कहता है और जब उसने दरवाजा खोला तो वो अपने भाई की ऐसी हालत देखकर बुरी तरह डर गया। वो भागकर अंकल के पास आया और उन्हें सारी बात बता देता है और जब ये दोनों उसके पास आए तो मार्कस चाकू और रस्सी लिए बाहर चला जाता है। घर के बाहर वाले पेड़ पर मार्कस रस्सी को बांधकर फंदा बना देता है। फिर उसके अंदर की आत्मा अंकल को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हैंगमैन नाम का एक गेम खेलना चाहता हूँ, पर अंकल उसकी बात टालकर उसके करीब जाने लगे ताकि वो देख सके कि आखिर मार्कस को क्या हुआ है कि वो इस तरह बर्ताव कर रहा है। उसके पास आते ही मार्कस के अंदर की आत्मा को गुस्सा आ गया और वो अंकल की गले में रस्सी डालकर उन्हें फंदे पर लटका देता है, फिर रस्सी खींचकर उनकी जान ही ले लेता है। उधर पार्टी में बिली अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही थी। कहती है कि मैं अब इस शहर में रहना नहीं चाहती, मैं अपने दोस्त के साथ जब शादी कर लूंगी तो हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। तभी बिली की ड्रिंक खत्म हो गई, जो लेने वो अंदर जाती है, पर तभी वो अपने दोस्त के साथ किसी और लड़की को देख लेती है। वो टूट गई क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि ये मुझे धोखा दे रहा है, इसीलिए वो रोते हुए पार्टी छोड़कर घर के लिए निकल जाती है। बाहर बिली की दोस्त जब अकेली थी तो तभी यहाँ मार्कस आ जाता है। कुछ टाइम बाद यहाँ बाकी लोग भी आ जो मार्कस की ऐसी हालत देखकर घबरा जाते हैं। अब मार्कस उनके एक दोस्त को पकड़कर कब्जे में ले लेता है। उसने लड़के को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया था और वो उन सबको अपने साथ गेम खेलने के लिए कहता है। तब उसकी बात मानकर सब लोग गेम खेलने लगे, जो दरअसल हाइड एंड सीक का गेम था, इनकी लुका छुपी। बिली जब घर के लिए जा रही थी उसे रास्ते में अपना छोटा भाई मिलता है, जो बता रहा था कि मार्कस को एक आत्मा ने पोजेस्ट कर लिया है और उसने अंकल को किस तरह लटका कर मार दिया।
लेकिन बिली को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इतनी ही देर में यहाँ बिली की दोस्त भागती हुई आई और वो घबराई हुई थी। मार्कस के बारे में उसे बताने लगती है। ये सुन बिली समझ गई कि इसका मतलब मेरा छोटा भाई सही कह रहा था और वो अपने छोटे भाई को कहती है कि हमें किसी भी तरह अपने भाई मार्कस को बचाना होगा। तब बिली का छोटा भाई उन दोनों को एक तरीका बताता है कि किस तरह हम मार्कस के अंदर की आत्मा को भगा कर उसे आजाद कर सकते हैं। वो उसे खंडर के बारे में बताता है जहाँ से उसे वो शराबी चाकू और डायरी मिली थी। वो कहता है शायद डायरी में कुछ लिखा हो कि उस आत्मा को कैसे भगाया जाए। उधर मार्कस के अंदर की आत्मा इतनी बेरहम बन गई थी कि उसने एक एक करके पार्टी में आई सभी लोगों को बेरहमी से मार दिया था। किसी को छत से गिरा कर तो किसी को चाकू से वार कर। उधर वो तीनों उस खंडर में आकर डायरी को पढ़ने लगते हैं जहाँ उन्हें सेलम शहर की सच्चाई पता चलती है कि किस तरह 17वीं सदी में एक बेगुनाह औरत को कुछ लोगों ने चुड़ैल समझ लिया था। वो उसे भी सजा देना चाहती थी उसकी जान लेकर। औरत को काफी मारा पीटा भी गया और उसका एक छोटा बेटा जिसका नाम डैनियल था उसे भी वहाँ के बच्चे बुली करके परेशान करते रहते। औरत को वहाँ के लोगों ने जब जिंदा जलाने की कोशिश की तो डैनियल अपनी माँ को लेकर भाग निकला और वो सब लोगों से दूर जंगल में आकर इस खंडर में रहने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद जब कुछ लोगों को उनके बारे में पता चला तो वो जंगल में आकर डैनियल को परेशान करने लगी और उन्होंने ही उसकी माथे पर चाकू से क्रॉस का निशान बना दिया था। ये सब पढ़कर बिली काफी हैरान रह गई। उसे घबराहट भी हो रही थी इसलिए वो डायरी में आगे की कहानी नहीं पढ़ पाती। लेकिन तभी उनके सामने डैनियल की मॉम और उनके जैसे ही बेगुनाह लड़कियों की आत्माएं आ जाती हैं जिन्हें भी विच समझकर मार दिया गया था और वो बिली से डायरी को पढ़ने का कहते जिससे पता चला कि उन बच्चों ने फिर डैनियल को फांसी पर लटका दिया और इसी चाकू से उसे मार दिया जिससे उसके माथे पर निशान बनाया गया था। फिर वो सब उसकी लाश के सामने गेम खेलने लगे। अपने बेटे की मौत से डैनियल की मोम पूरी तरह टूट गई। वो हमेशा रोती रहती थी लेकिन फिर वो पूरी तरह बदल गई। उसने डीमन शैतान की पूजा करना शुरू कर दी और वो पूरी तरह विच बन गई ताकि उन लोगों से अपने बच्चे की मौत का बदला ले सके। फिर उसने अपने मरे हुए बेटे डैनियल की हड्डियों से वो चाकू बनाया ताकि वो एक बार फिर अपने बेटे को वापस पा सके, वो भी शैतानी रूप में। तब ऐसा हुआ भी, वो शैतानी रूप में वापस लौट आया और उसने वहीं उन सब लोगों को मार दिया। और जो कोई भी उन गेम्स को खेलता है अगर तो वो हार गया फिर वो मारा जाता है, लेकिन अगर वो आखिरी सर्वाइवर होता है इन्हीं जिंदा बचता है वो गेम का विनर कहलाया जाता है। बिली इधर डैनियल की मॉम की आत्मा से पूछती है कि अगर हम इन गेम्स में डैनियल को हरा दें तो क्या हम सब जिंदा बच सकते हैं। ये सुन वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब बिली अपने छोटे भाई और दोस्त को कहती है कि हमें डैनियल के साथ गेम खेलनी ही होगी ताकि हम अपने भाई मार्कस को उसके चुंगल से बचा सके जिसने उसके जिस्म पर कब्जा किया हुआ है। बिली फैसला करती है कि हम उसके साथ टॉर्च गेम खेलेंगे क्योंकि उस गेम में उनका छोटा भाई बहुत अच्छा था। टॉर्च गेम में इसकी रोशनी जिस पर भी पड़ती है वो गेम से आउट हो जाता है। कुछ टाइम बाद जब भी घर पहुंचे तो उनका छोटा भाई मार्कस को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टॉर्च गेम खेलना चाहता हूँ, जिसके लिए वो मान भी जाता है। फिर जब गेम स्टार्ट हुई तो उनका छोटा भाई अपनी टॉर्च लेकर मार्कस को ढूंढने लगता है। उसने घर की सारी लाइट्स भी ऑफ कर दी थी। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। चेक करने पर वहाँ मार्कस ही था। उसे देखकर जब उसने रोशनी मारी तो मार्कस का पैर बुरी तरह जलने लगता है क्योंकि उन बच्चों ने डैनियल को जलाकर मारने की भी कोशिश की थी। इससे मार्कस को काफी तकलीफ होने लगी और अपने भाई को इस तरह तड़पते हुए उसका छोटा भाई नहीं देख सकता था, इसीलिए वो फौरन टॉर्च हटा लेता है। लेकिन मौके का फायदा उठाकर मार्कस के अंदर डैनियल की आत्मा वहाँ से भाग जाती, जिसके बाद बिली, उसका भाई और दोस्त तीनों मिलकर अब मार्कस को ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें छत से खून टपकता हुआ नजर आता है जो और किसी का नहीं बल्कि मार्कस का ही था क्योंकि वो ऊपर बैठा हुआ था। इसीलिए अब ये तीनों एक साथ मिलकर उस पर टॉर्च मारने लगते हैं जिससे एक बार फिर मार्कस जलने लगा। पर इस बार बिली अपने भाई को दर्द में देखकर दुखी हो जाती है, इसीलिए फौरन उसने टॉर्च हटा ली। अब कुछ देर बाद मार्कस जख्मी होकर छत से नीचे गिर जाता है। वो जब चेक करने उसके पास गई तो मार्कस अपने पास रखी हुई टॉर्च को बिली की दोस्त पर कर देता है जिससे वो बुरी तरह जलने लगती है। ये देख बिली उस श्रापित चाकू से मार्कस पर हमला
कर देती है, जिससे वो बिली के दोस्त को छोड़ देता है। इसके बाद बिली, उसका भाई और दोस्त किसी और जगह पर जाकर छुप जाते हैं। यहाँ बिली का भाई उन्हें बताता है क्योंकि ये चाकू डैनियल की हड्डियों से बना हुआ है, तो इसका मतलब उसकी आत्मा का असली सोर्स ये चाकू ही है, जिसके जरिए ही हम इस श्राप को खत्म कर सकते हैं। कुछ देर बाद मार्कस यहाँ भी आ जाता है और वो अपनी ताकत से छोटे भाई को हवा में उड़ाने लगता है। ये देख बिली को गुस्सा आ गया, इसलिए वो चाकू के ऊपर लिखे गए श्राप को पूरा पढ़ने लगती है। इससे होता ये है कि डैनियल की आत्मा मार्कस के जिस्म से तो निकल गई थी, लेकिन अब वो बिली के अंदर आकर उसे पोजेस्ट कर लेता है। यहाँ बिली भी कई सारी आत्माओं को देखती है जो उस पर हमला कर देती है, और अब बिली भी आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ वो डैनियल पर हमला कर देती है ताकि उसे खत्म कर सके। फिर अचानक ही वो असली दुनिया में वापिस आ जाती है। वो सबको बताती है कि मैंने डैनियल की आत्मा को तकरीबन खत्म कर दिया है, लेकिन तभी वो अपने हाथ पर लगा हुआ खून देख लेती है, जो और किसी का नहीं बल्कि डैनियल का ही था, जो अभी अभी उसके हाथ पर लगा था, जिसके साथ ही खून से भरे हुए हाथ दीवारों पर भी लगने लगते हैं, जिसका मतलब था कि आत्माओं की दुनिया से ना सिर्फ बिली वापिस आई थी, बल्कि उसके साथ साथ डैनियल भी आ चुका था, और उसके खून के धब्बे पूरे घर में फैलने लगते हैं। ये लोग भागने का सोचते हैं, लेकिन किसी तरह डैनियल मार्कस और उसके भाई को अलमारी में बंद कर देता है। जहाँ मार्कस को बुरा लग रहा था, उसे अपने किए का अफसोस हो रहा था, क्योंकि पोजेशन की हालत में उसके हाथों न जाने कितने लोगों की मौत हो गई थी। इस पर उसका छोटा भाई मार्कस को समझाने लगा कि भाई, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम परेशान ना हो, क्योंकि तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। बाहर बिली पर डैनियल हमला कर देता है, लेकिन वो उसका सामना करती है, फिर मदद के लिए अपने भाई मार्कस को बुलाने लगती है। अब किसी तरह मार्कस अलमारी का दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन डैनियल इतना ताकतवर था कि वो मार्कस को दूर फेंक देता है। तब यहाँ पर बिली का छोटा भाई भी आ गया, जो काफी गुस्से में था, और वो डैनियल को अपने साथ एक गेम खेलने का कहता है। अब गेम खेलने के लिए जैसे डैनियल उसके करीब आने लगा, तभी बिली का छोटा भाई उस श्रापित चाकू को डैनियल के अंदर घुसा देता है, जिससे वो वहीं गिर गया। फिर वो जलकर राख बनने लगा और काले धुएं की सूरत में वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमने डैनियल को खत्म कर दिया है। फिर अगले दिन मार्कस खुद को पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि उसे लोगों की मौत से बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। और ये वही सीन है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब कुछ टाइम बाद हम उसी खंडर को देखते हैं, जहाँ आग जलती हुई अचानक बुझ जाती है, और हम उसके अंदर उसी श्रापित चाकू और डायरी को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मौत का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, यानी डैनियल की आत्मा एक बार फिर लौटकर आएगी। जब कोई इस चाकू और डायरी को लेगा, तो मौत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाएगा। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।